हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज की इस वीडियो में हम जो है वो साइकोलॉजी का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं ये है 2013 का। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो में साइकोलॉजी के क्वेश्चन से पहले हम जनरल अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन जो हैं जो कल की वीडियो में बच गए थे वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है वो साइकोलॉजी का पार्ट डिस्कस करेंगे। हमारा 26 क्वेश्चन है कि ऑस्टियोलॉजी जो है वो किसकी स्टडी है। हमारे ऑप्शंस हैं बोन्स, एयर, सॉइल या फिर पेपर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बोन्स। ऑस्टियोलॉजी जो है वो बोन की स्टडी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो कौन से ईयर में हुआ था। हमारे ऑप्शंस हैं 1780, 1789, 1785 या फिर 1790। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1789। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हेन हिमाचल प्रदेश वाज फॉर्म्ड इट बिकेम, यानी कि जब हिमाचल प्रदेश बना था तो वो कौन सी स्टेट बनी थी इंडिया की। हमारे ऑप्शंस हैं 18th, 23rd, 18th या फिर 24th। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज 18th स्टेट ऑफ इंडिया। अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 बार जो है वो 18th लिखा गया है, तो इसलिए आप इन दोनों को जो है ए और सी को करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 8th स्टेट ऑफ इंडिया होना था लेकिन 18th लिखा गया है, तो अगर इस हिसाब से देखें तो ए और सी जो है वो सेम ही ऑप्शंस हैं, तो ये दोनों करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो SCERT है यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे है। हमारे ऑप्शंस हैं शिमला, सोलन, मंडी या फिर कुल्लू। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज सोलन। सोलन में जो है SCERT ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है वो सोलन में है। हमारा जनरल अवेयरनेस का जो है वो लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है। हमारे ऑप्शंस हैं असम, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन और देखें तो आप देख सकते हैं कि द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया जो है ये 1936 में ब्रिटिश राज में जो है वो ये एस्टैब्लिश किया गया था और इसका पहले जो नाम था वो था हेली नेशनल पार्क, जो कि विलियम मेलकॉल्म हेली के नाम पे जो है वो दिया गया था। और फिर 1956 में आप देखें तो जो है इसका नाम बदल दिया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस और इसको कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो नाम दिया गया था। और ये किसके ऊपर नाम दिया गया था, एक हंटर थे और नेचुरलिस्ट थे जिनका नाम था जिम कॉर्बेट, उनके नाम पे जो है ये नाम दिया गया था क्योंकि इन्होंने जो है उसके एस्टेब्लिश में हेल्प की थी। और ये जो पार्क था ये सबसे पहला पार्क था जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के इनिशिएटिव के अंडर जो है वो आया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए अब साइकोलॉजी के क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा 31st क्वेश्चन है रीजनिंग एबिलिटी इज एसोसिएटेड विद डैश ऑफ इंटेलिजेंस। जो रीजनिंग एबिलिटी है वो कौन सी वाली थ्योरी से जो है वो रिलेटेड है। तो आप देखें यहाँ पे ऑप्शन में जो है ये इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं, ये सारी थ्योरीज जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड हैं। तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है दैट इज थर्स्टन्स ग्रुप फैक्टर थ्योरी, दूसरा है स्पीयरमैन्स बाइफैक्टर थ्योरी, तीसरा है गिलफोर्ड्स 3 डायमेंशनल थ्योरी और फोर्थ ऑप्शन जो है दैट इज थॉर्नडाइक मल्टीफैक्टर थ्योरी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज थर्स्टन्स ग्रुप फैक्टर थ्योरी। रीजनिंग एबिलिटी की जो ये टर्म है ये थर्स्टन्स ग्रुप फैक्टर थ्योरी से जो है वो रिलेट करती है। अगर हम इस थ्योरी के बारे में देखें तो ये जो है ये लुइस लियोन थर्स्टन ने जो है ये थ्योरी दी थी और उन्होंने ये बोला था कि जो हमारी इंटेलिजेंस होती है बेसिकली वो सिंगल एंटिटी नहीं है, वो है कॉम्बिनेशन 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ का। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ जो हैं वो थर्स्टन ने दी थी। और अगर हम स्पेयरमैन की बात करें तो स्पेयरमैन की जो 2 फैक्टर थ्योरी है, बाइफैक्टर थ्योरी जो है, उसमें उन्होंने बोला था कि इंटेलिजेंस में सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं, एक को बोलते हैं हम जनरल इंटेलिजेंस और दूसरी को बोलते हैं स्पेसिफिक एबिलिटी। देन गिलफोर्ड की भी यहाँ पे बात की है, उन्होंने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट जो है वो दिया था और उनके हिसाब से क्या था कि जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है उसके पास 3 डायमेंशंस होते हैं जिसके उन्होंने नाम दिए थे ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। और लास्ट ऑप्शन में इन्होंने थॉर्नडाइक के बारे में बात की है जिन्होंने जो है मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी थी। इसको एनार्किक थ्योरी भी बोलते हैं और इनके हिसाब से क्या था कि जो इंटेलिजेंस है वो कॉम्बिनेशन है अलग अलग कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ का। और इन्होंने जो है इंटेलिजेंस को 3 टाइप में जो है बांटा था, अब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट एंड सोशल। थॉर्नडाइक के हिसाब से
कि अलग अलग इंसान जो है वो अलग अलग कैपेबिलिटीज़ रखता है। कोई अगर साइकिल चलाने में अच्छा है तो कोई सिंगर अच्छा हो सकता है। तो ये इनकी मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस थी। तो आपको चारों ऑप्शंस मैंने बता दिए हैं और इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है करेक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एज अ टीचर जो है, क्लास में टीचर जो है वो क्वेश्चंस के आंसर डायरेक्टली नहीं देता है। वो बच्चों को सजेस्ट करता है कि वो ग्रुप डिस्कशंस करें या कोलैबोरेटिव लर्निंग करें। तो ये किस बेस पे उसका जो अप्रोच है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? हमारे ऑप्शंस हैं रेडीनेस टू लर्न, एक्टिव पार्टिसिपेशन, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट मैटर या फिर बीइंग अ रोल मॉडल। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एक्टिव पार्टिसिपेशन। जब बच्चे आपस में बात करते हैं तो उनके नए नए आइडियाज़ जो हैं वो बाहर आते हैं और कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये जो है ये अप्रोच जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन पे डिपेंड करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्रिएटिव लर्निंग जो है वो किसे बोला जाएगा? वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, जो अच्छे से ड्राइंग और पेंटिंग कर सकता है, या फिर जो गुड मार्क्स स्कोर कर सकता है, या फिर सिंगिंग एंड डांसिंग का जिसका टैलेंट है, या फिर कैपेबल ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है, तो इसका जो डी पार्ट है दैट इज करेक्ट आंसर। जो बच्चा अलग अलग आइडियाज सोच सकता है, जो बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी रखता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है अलग अलग आइडियाज से, तो ऐसी चीज़ को जो है हम बोलेंगे कि ये क्रिएटिविटी है और उस लर्नर को हम क्रिएटिव लर्नर बोलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोहन जो है वो अपने पेयर्स से जो है उनको लाइक नहीं करता है और उनसे इंटरेक्ट भी नहीं करता है, वो अकेला रहना क्लास में पसंद करता है। तो उसको किस डोमेन में जो है वो ट्रेन करने की ज़रूरत है? हमारे ऑप्शंस है कॉग्निटिव, इफेक्टिव, कोनेटिव या फिर स्पीकिंग। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज इफेक्टिव। इफेक्टिव डोमेन में हम क्या देखते हैं कि हमारे जो इमोशंस हैं, एक दूसरे से बात करना, सोशलाइजेशन करना, ये सब जो है वो इफेक्टिव के अंदर आता है। तो मोहन को जो है इस डोमेन में ट्रेन करने की ज़रूरत है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि NCTE का फुल फॉर्म क्या है? हमारे ऑप्शंस हैं नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल कमेटी ऑफ टीचर एजुकेशन या फिर नेशनल कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर बच्चा जो है वो 31 को 13 लिखता है, 6 को 9, D को N या फिर N को जो है U लिखता है, तो वो उसको कौन सा डिजीज़ है, किस चीज़ से वो सफ़र कर रहा है? हमारे ऑप्शंस हैं डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, राइटिंग डिसेबिलिटी या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का मतलब क्या है कि एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जहाँ पे बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है, उसकी हैंड राइटिंग जो है वो अच्छी नहीं होगी, उसको स्पेलिंग लिखने में प्रॉब्लम आती है, और आपने अभी जो देखा कि वो अलग अलग शब्दों को जो है वो उल्टे तरीके से लिखता है। और जो ये डिस्ग्राफिया है दिस इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर नहीं है, इसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। वैसे इसमें एक और ऑप्शन दिया गया है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है कि न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है ये भी, जिसमें बच्चे का जो है वो रीडिंग और उसको पढ़ने में, स्पेलिंग पढ़ने में या रीड करने में जो है वो मुश्किल होती है, उसे हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चा है जिसे सुनाई नहीं देता है, हेयरिंग लॉस है, तो उसको क्लासरूम में जो है वो किस चीज़ का मेन फ्रस्ट्रेशन होता है? हमारे ऑप्शंस हैं द इनएबिलिटी टू रीड बुक्स, वो जो बुक्स है वो नहीं पढ़ पाता है, या फिर स्पोर्ट्स में जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, दूसरों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, या फिर वो एग्ज़ाम जो है वो दूसरे बच्चों के साथ नहीं दे पाता है। तो ये बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि बाकी सारी चीज़ें जो है वो बच्चा कर लेगा, बुक्स वो अकेले पढ़ सकता है, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल उसको कहाँ पे आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, द इनएबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर्स। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है फाइन मोटर स्किल का? हमारे ऑप्शंस हैं राइटिंग, क्लाइंबिंग, फ्लॉपिंग या फिर रनिंग। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज राइटिंग। अगर फाइन मोटर स्किल्स की बात करें तो फाइन मोटर स्किल्स का मतलब होता है एबिलिटी टू मेक मूवमेंट्स यूजिंग स्मॉल मसल इन आवर हैंड्स एंड रिस्ट। हमारी जो हैंड और रिस्ट होती है, जो हमारी कलाई होती है, उसमें जो स्मॉल मसल्स होते हैं, उनकी मूवमेंट से जो हम चीज़ें करते हैं वो फाइन मोटर स्किल में जो आती हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा राइटिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऑर्थोपेडिकली जो इम्पेयर्ड चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि जिनके बच्चों की हड्डियाँ, जॉइंट्स जो होते हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, उनको कौन सी बीमारी होती है? मतलब कौन सी चीज़ से, किस डिसऑर्डर से जो है वो सफ़र करते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं डिस्कैल्कुलिया,
डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया या फिर डिस्थीमिया। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ डिस्ग्राफिया। उनको जो लिखने में है वो प्रॉब्लम आती है। अगर हम डिसकैल्कुलिया की बात करें तो डिसकैल्कुलिया में जो है वो बच्चे जो हैं वो अर्थमेटिक में उनको प्रॉब्लम आती है, नंबर समझने में, मैथ करने में जो है उन्हें प्रॉब्लम आती है। और डिसलेक्सिया जो है वो हमने पहले भी देखा कि यहाँ पे बच्चे को जो है फ्लुएंट रीडिंग या स्पेल करने में जो है वो प्रॉब्लम आती है। एंड यहाँ पे एक और टर्म दी गई है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया जो है वो एक तरह का लॉन्ग लास्टिंग जो है वो डिप्रेशन होता है, और इसको आप डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी बोल सकते हो, जहाँ पे जो ये डिप्रेशन है ये इंसान के मूड्स को, उसकी बॉडी को, उसके थॉट्स को जो है वो इफ़ेक्ट करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ थिंकिंग द फॉलोइंग स्टेप्स आर सेड टू टेक प्लेस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली अधूरा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल जो थिंकिंग का है उसमें कौन से स्टेप्स जो हैं वो टेक प्लेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सारे स्टेप्स जो हैं बेसिकली ये इस मॉडल के हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था कि इनका अरेंजमेंट कैसा है। तो मैं आपको बता दूं कि आंसर की के हिसाब से इसमें आंसर दिया गया है रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन, लेकिन बेसिकली जो है इसका आंसर आना था कि इनको किस तरह से जो है वो आप रीअरेंज करेंगे, किस तरह से इनका जो है अरेंजमेंट जो है वो इस मॉडल में दिया गया है। अगर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल की मैं बात करूं तो ये जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है ये बेसिकली जो है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जो है वो यूज़ किया जाता है, ताकि वो ह्यूमन ब्रेन के प्रोसेस को जो है वो डिस्क्राइब और एक्सप्लेन कर सकें। और इसमें उन्होंने जो स्टेप्स दिए हैं उसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है वो कैटेगराइजेशन होता है, कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है आप उसको कैटेगरी में बांट देते हैं, फिर आप उसको प्री प्रोसेसिंग करते हैं कि कौन सी चीज़ रखनी है कौन सी नहीं, फिर आप उसको रिस्पॉन्स सेलेक्शन देते हैं कि आप क्या रिस्पॉन्स देंगे, और लास्ट में आप रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन करते हैं, लास्ट में आप जो है वो रिस्पॉन्स दे देते हैं। तो इसमें ये चारों स्टेप्स हैं, और ये चारों स्टेप्स जो DCBA करके जो हैं इसमें रीअरेंज होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द फादर ऑफ द किंडरगार्टन मूवमेंट जो है वो किसको बोला जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं फ्रोबेल, हेर्बर्ट, मॉन्टेसोरी या फिर रोशे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ फ्रोबेल। एंड फ्रोबेल जो थे वो एक जर्मन एजुकेटर थे जिन्होंने जो है वो इस कंसेप्ट को दिया था। इनके अनुसार जो है बच्चों को एक्टिविटीज़ करके, पेपर क्राफ्टिंग करके, ये सब जो है वो सिखा के जो है वो आप बच्चों को जो है वो ज़्यादा लर्न करवा सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग जो है वो किसने प्रमोट की थी। हमारे ऑप्शंस हैं गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट, पेवलॉव, जीन पियाजे या फिर वाइगॉट्स्की। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो पेवलॉव ने जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी, जीन पियाजे ने जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर थ्योरीज दी हैं, और वाइगॉट्स्की की जो है सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो बहुत फेमस है जिसको हम पढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो किसने आइडेंटिफाई की हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं कोलबर्ग, एरिक्सन, स्किनर या फिर पियाजे। इसका करेक्ट आंसर है पियाजे। उन्होंने जो है वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बच्चों की जो है वो 4 स्टेजेस जो हैं वो बताई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी वाली स्टेज में जो है वो बच्चे अपने पेयर ग्रुप के साथ बहुत ही एक्टिव मेंबर्स बन जाते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं एडोलेसेंस, एडल्टहुड, अर्ली चाइल्डहुड या फिर चाइल्डहुड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एडोलेसेंस। हमारा अगला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो कौन सी होती है लैंग्वेज में। तो हमारे ऑप्शंस हैं फोनीम, प्रैग्मेटिक, सिंटैक्स या फिर मॉर्फीम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फोनीम। फोनीम जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और जब ये साथ में आते हैं तो वर्ड्स की फॉर्मेशन होती है, और बच्चों को इनको जो है वो तोड़ तोड़ के सिखाया जाता है ताकि बच्चे जो हैं वो किस लेटर की क्या साउंड है उसको जो है वो समझ पाएँ। हमारा 46 क्वेश्चन है कि जो IQ स्कोर होता है उसको एकेडमिक परफॉर्मेंस से जो है वो कैसे जोड़ा जाता है, मॉडरेटली, लीस्ट, परफेक्टली या फिर हाईली। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हाईली, यानी कि जो IQ स्कोर होता है उसको एकेडमिक परफॉर्मेंस से जो है वो हाईली जोड़ा जाता है, ज़्यादातर जो है वो उसको अटैच किया जाता है। हमारा 47वां क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है वो लेटेस्ट एग्जाम्स में भी आया हुआ है।
इफ़ अ चाइल्ड हैज़ मेंटल एज ऑफ 5 ईयर्स एंड उसका जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो 4 ईयर है, तो उसका IQ जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा? हमारे ऑप्शंस हैं 120, 125, 80 या फिर 100। तो IQ जब आप कैलकुलेट करेंगे इसमें, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, वो ऑप्शंस इसमें दिए हैं। अगर हम IQ की बात करें तो IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, और ये जो है ये हमारा एक ऐसा स्टैंडर्डाइज टेस्ट है जो कि क्या करता है, ह्यूमन इंटेलिजेंस को असेस और मेज़र करने में हेल्प करता है। जो भी स्कोर आता है वो बेसिकली हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में बताता है। ये जो कंसेप्ट और फार्मूला जो था वो सबसे पहले दिया गया था विलियम स्टेन के द्वारा, जो कि एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। अगर हम यहाँ क्वेश्चन में बात करें तो क्वेश्चन में जो है एक मेंटल एज दी हुई है और एक क्रोनोलॉजिकल एज है। क्रोनोलॉजिकल एज जो होती है वो बेसिकली कि आपने कितने साल तक जिया, जैसे कि ये बच्चे के बारे में दिया है तो बच्चा जो है 4 साल का है, और मेंटल एज के अनुसार जो है यानी कि इंटेलेक्चुअल लेवल के हिसाब से वो 5 साल का है। तो अगर हमें यहाँ पे IQ निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 125। हमारा अगला क्वेश्चन है कि थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है वो ये सारे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनको फॉलो करती है, उन पे लागू होती है, एक्सेप्ट इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो उसमें नहीं फिट बैठता है। हमारे ऑप्शन हैं इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट रिलेटेड टू IQ, इंटेलिजेंट इज अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन यूज्ड बाय एन इंडिविजुअल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, डिसिप्लिन शुड बी प्रेजेंटेड इन अ नंबर ऑफ वेज, या फिर लर्निंग कुड बी असेस्ड थ्रू अ वेराइटी ऑफ मीन्स। तो इसमें से जो है आपके 3 ऑप्शन जो हैं वो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है उस पे काम करती है, और एक जो इसमें एक्सेप्शन है दैट इज़ B, यानी कि आपका इंटेलिजेंट इज़ अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन जो कि इंडिविजुअल यूज़ करता है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो बच्चे के कौन से साल में होती है। हमारे ऑप्शंस हैं बर्थ टू 2 ईयर्स, 2 to 7 ईयर्स, 7 to 11 ईयर्स, या फिर 11 ईयर्स एंड अबव। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज बर्थ टू 2 ईयर्स। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोलबर्ग के अकॉर्डिंग जो है बच्चे जो है वो थिंकिंग करते हैं जब कि ये राइट है ये रॉन्ग है, वो किसके बेस पे होता है, बेसिकली कैसे करते हैं वो। तो हमारे ऑप्शंस हैं डिफरेंटली एट डिफरेंट स्टेजेस, कि डिफरेंट स्टेजेस पे वो अलग अलग तरह से सोचना शुरू करते हैं, या फिर डिफरेंट स्टेजेस पे वो सेम वे में ही सोचते हैं, या फिर एज पर द कॉन्टेक्स्ट, एंड लास्ट ऑप्शन है एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द पेरेंट, कि पेरेंट्स ने उनको जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसके हिसाब से वो राइट एंड रॉन्ग थिंकिंग को जो है वो अप्रोच करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एज पर द कॉन्टेक्स्ट जो है बच्चे अप्रोच करते हैं राइट एंड रॉन्ग चीज़ों के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि टीचर जब बच्चों को पढ़ाता है तो उसकी जो स्टेज है इंटरेक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, उसमें जो टीचर है वो अपने इंस्ट्रक्शनल प्लान को जो है वो किस तरह से पढ़ाता है, उसका क्या इंस्ट्रक्शनल प्लान जो है वो किस तरह से वो रखता है। हमारे ऑप्शंस हैं रिजिड मैनर, एन इंडिविजुअल वे, अ कॉन्फिडेंट वे, या फिर अ फ्लेक्सिबल वे अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट नीड्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्लेक्सिबल वे अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट नीड्स। अगर हम देखें तो जब टीचर क्लास में जाता है तो वो बहुत सारी प्रेपरेशन करके जाता है, लेकिन वो प्रेपरेशन कभी भी रिजिड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्लास में जो है वो इंडिविजुअल अलग अलग प्रकार के बच्चे जो हैं वो बैठे होते हैं, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो वहाँ पे आप अपने हिसाब से जो है वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो आपको एक फ्लेक्सिबल वे जो है वो बच्चों के लिए देखना पड़ता है कि किस बच्चे की क्या नीड है, उसके हिसाब से जो है वो टीचर जो है वो इंटरेक्ट करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 डोमेन्स जो है लर्निंग के कौन कौन से हैं। हमारे ऑप्शंस हैं फिजिकल, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आपको पता होगा कि 3 डोमेन्स जो हैं लर्निंग के उनमें हम किस किस को इन्वॉल्व करते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रोग्रेसिव मेथड ऑफ टीचिंग आर चाइल्ड सेंटर्ड, कंटेंट मैटर बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, या फिर ऑब्जेक्टिव बेस्ड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज कंटेंट मैटर बेस्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजेश जो है उसे
पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए वो जो पड़ोसी बच्चे हैं उन्हें संडे को भी पढ़ाता है। तो इसका मतलब क्या है, ही इज़ डैश मोटिवेटेड, वो किस तरह से मोटिवेटेड है। हमारे ऑप्शन हैं इंट्रिंसिकली, इंडिविजुअली, एक्टिवली या फिर एक्सट्रिंसिकली। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ इंट्रिंसिकली। इंट्रिंसिकली का मतलब है कि अंदरूनी तौर पे जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड है, अंदरूनी तौर से उसको जो है वो टीचिंग अच्छी लगती है, इसलिए वो जो है वो पड़ोस के बच्चों को भी पढ़ाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब टीचर जो है एक लर्नर को हेल्प करता है उसके नॉलेज को लिंक करने में, जो उसने एक सब्जेक्ट में कोई नॉलेज जो पढ़ा है उसको उससे लिंक करवाते हैं दूसरे सब्जेक्ट एरिया से, तो वो जो टीचर है बेसिकली वो क्या प्रमोट करता है। हमारे ऑप्शंस हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, रीइंफोर्समेंट, कोरिलेशन एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज या फिर लर्नर ऑटोनॉमी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ कोरिलेशन एंड ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। अगर हम देखें तो हमें क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि जब टीचर जो है वो एक सब्जेक्ट का नॉलेज जो है दूसरे सब्जेक्ट से जो लिंक करवा रहा है तो उसका वो कोरिलेशन बनवा रहा है, और इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर ट्रांसफर ऑफ नॉलेज हो रही है। तो इसका सी जो ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट लेवल सिंगिंग कंपटीशन जो है वो स्कूल में जो है वो बच्चों को उसके लिए तैयार कराया जा रहा है, और उसमें स्कूल जो है वो गर्ल्स को प्रेफरेंस देता है। तो इसका क्या मतलब है, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है। हमारे ऑप्शंस हैं ग्लोबल ट्रेंड्स, जेंडर बायस, प्रोग्रेसिंग थिंकिंग या फिर प्रैग्मेटिक अप्रोच। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज जेंडर बायस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो हमारी डेवलपमेंट को जो है वो शेप करते हैं, लेकिन इसमें से एक ऐसी चीज़ है जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं उसको इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं कल्चरल एंड लैंग्वेज, कल्चर और लैंग्वेज जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर एजुकेशनल एनवायरनमेंट, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन या फिर फिजिक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ फिजिक। जो फिजिक है, हमारी जो बॉडी है उसका जो शेप है, उसका जो डेवलपमेंट है, उसमें जो है हमारे हेरिडिटी फैक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं। तो इसीलिए इसमें डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। हमारा 58 क्वेश्चन जो है उसमें एक स्टेटमेंट दी गई है जिसमें लिखा है कि अ पर्सन इज़ नीदर बॉर्न टू बी नॉर मेड व्हाट ही इज़, यानी कि कोई व्यक्ति ना तो जन्म से ऐसा होता है और ना ही उसे ऐसा बनाया जाता है। Rather, he is the product of the integration of biological inheritance and social heritage. बल्कि जो वो इंसान है वो प्रोडक्ट होता है जो बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस है, हमारी जो हेरिडिटी से चीज़ें आती हैं और हम जो सोशली सीखते हैं उसका जो है वो प्रोडक्ट होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये क्या सिग्निफिकेंस जो है वो यहाँ पे दिखाती है। तो हमारे ऑप्शंस हैं एनवायरनमेंट एलोन, हेरिडिटी एलोन, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ, या फिर इंडिविजुअल एफर्ट्स। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ जो है उनका जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंस जो है वो बताती है। यानी कि एक इंडिविजुअल जो डेवलप होता है उसका जो पर्सनैलिटी डेवलप है और जैसे भी पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट जो है उसमें हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों ही जो हैं वो रोल प्ले करते हैं। हमारा 59वां क्वेश्चन है कि मीना और रीना दो सिस्टर्स हैं। मीना जो है वो बहुत जल्दी जो है चीज़ों को लर्न करती है और रीना जो है वो उसको ज़्यादा टाइम लगता है लर्न करने के लिए। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि ये कौन से प्रिंसिपल को जो है वो डिनोट करता है। हमारे ऑप्शंस हैं कॉन्टिन्यूटी, जनरल टू स्पेसिफिक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस या फिर इंटर रिलेशन। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंस जो है यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक सिस्टर जो है वो जल्दी लर्न करती है और एक जो है वो अलग से टाइम लेती है। तो इसमें आपको दोनों में जो है वो डिफरेंस देखने को मिलता है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि इनसाइड थ्योरी जो है लर्निंग की वो किसने प्रोपाउंड की है। ये दोबारा से क्वेश्चन है। तो हमारे इसमें ऑप्शन दिए हैं पेवलॉव, गेस्टॉल्ट, जीन पियाजे या फिर स्किनर। तो इसमें आप आंसर देख सकते हैं कि इसका जो आंसर है दैट इज़ गेस्टॉल्ट थ्योरिस्ट, यानी कि ये पहले भी क्वेश्चन हो चुका है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ बी। तो आज के जो हमारे 30 क्वेश्चन हैं साइकोलॉजी के ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।